आकांक्षा जयपुर में रहती थी और स्पाइस जेट एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। आज रात के 2 बजे उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। माँ, मैं एयर होस्टेस की जॉब छोड़ना चाहती हूँ। बस एयर होस्टेस का नाम ही अच्छा है, लेकिन काम बहुत बेकार है। नौकरानी जैसा काम है और रात में किसी भी समय उठना पड़ता है। फिर वहाँ एरोप्लेन में बर्तन धोने पड़ते हैं। जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। रात रात भर जागना पड़ता है। आराम बिल्कुल नहीं मिल पाता। जब तुम्हारी शादी के लिए कोई लड़का मिल जाए तो फिर जॉब छोड़ देना। आकांक्षा कैब से एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट के अंदर घुसने के बाद उसे ध्यान आया कि वो अपना ट्रॉली बैग कैब में ही भूल गई है। आकांक्षा दौड़ती हुई एयरपोर्ट से बाहर आई। उसने देखा कि बैग रोड पर ही मौजूद है, लेकिन कैब वहाँ नहीं थी। एक रात की ड्यूटी के बाद आकांक्षा चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच गई। चेन्नई एयरपोर्ट पर उसे एक दिन के लिए होटल में रुकना था, फिर अगले दिन वापस जयपुर लौटना था। आकांक्षा होटल में रूम में बैग को एक साइड में रखकर वॉशरूम में गई। जब वो बाहर लौटी तो बैग बेड पर रखा था। इसे तो मैंने जमीन पर रखा था, ये बेड पर कैसे पहुंच गया? आकांक्षा ने बैग उतारकर जमीन पर रखा और बेड पर आराम करने के लिए लेट गई। कुछ देर बाद उसे बैग के चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही आकांक्षा ने आंखें खोली, बैग की आवाज आना बंद हो गई, लेकिन बैग रूम के दरवाजे पर पहुंच चुका था। आकांक्षा समझ नहीं पा रही थी कि बैग अपने आप चलकर दरवाजे पर कैसे पहुंच गया। वो बेड से उठी और बैग को वापस बेड के पास लेकर आई। पता नहीं क्यों आकांक्षा का मन हुआ कि वो बैग खोलकर देखे। उसे बैग से सैनिटाइजर भी बाहर निकालना था। आकांक्षा ने जब बैग खोला तो उसकी रूह कांप गई। बैग में किसी चुड़ैल का कटा हुआ सिर पड़ा था। आकांक्षा तुरंत रूम के बाहर भागी और चिल्लाने लगी, हेल्प मी, हेल्प मी। एक वेटर उस समय गैलरी से जा रहा था। उसने आकांक्षा से पूछा, क्या हुआ मैम, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे बैग में किसी का कटा हुआ सिर है। बैग में सामान रखा हुआ था, पता नहीं उसमें सिर कैसे आ गया। घबराइए नहीं मैम, मैं देखता हूँ। वेटर आकांक्षा के रूम में गया और आकांक्षा डरते डरते उसके पीछे गई। वेटर ने बैग खोला तो बैग में कोई कटा हुआ सिर नहीं था, उसमें आकांक्षा का सामान रखा था। मैम, आप काम क्या करती हैं? मैं एयर होस्टेस हूँ। इतना कहकर वेटर चला गया। आकांक्षा ने सोचा कि शायद वेटर की बात सही हो। उसने बैग अलमारी के अंदर बंद कर दिया और फिर सोने लगी। हालांकि उसे इस बार नींद नहीं आ रही थी। अचानक अलमारी का दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई अलमारी के अंदर से दरवाजे पर धक्का मार रहा हो। आकांक्षा तुरंत उठकर बैठ गई। फिर जो हुआ उसे देखकर आकांक्षा की सांस अटक गई। अलमारी का दरवाजा खुला, बैग के हाथ पैर निकल आए थे और उसके ऊपर एक चुड़ैल की मुंडी थी। बैग चलते हुए आकांक्षा की तरफ बढ़ने लगा। आकांक्षा बुरी तरह चीखते हुए रूम से बाहर भागी। बराबर वाले रूम से एक आदमी बाहर निकल आया। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? अंकल, मेरी ट्रॉली बैग में कोई चुड़ैल घुस गई है। वो मुझे मार डालना चाहती है। मैं अपना बैग छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वह आदमी अपने रूम से एक हॉकी लेकर आया और फिर आकांक्षा के रूम में घुसा। रूम खोलते ही चुड़ैल ने आदमी पर हमला कर दिया। बैग के हाथ ने आदमी को गर्दन पकड़कर उठाया और दीवार पर दे मारा। आकांक्षा बुरी तरह घबरा गई और तुरंत नीचे रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची। उसने रिसेप्शन पर बैठे आदमी को सब कुछ बताया। मैं समझ गया मैम, आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। आपने गलती से अपने बैग की जगह चुड़ैल का ट्रॉली बैग उठा लिया है। मैं भी जयपुर का ही रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ चेन्नई में जॉब करता हूँ। कई साल पहले एक लड़की ट्रॉली बैग लेकर जयपुर एयरपोर्ट के बाहर रोड पार कर रही थी। तभी उसकी रिंग रोड पर गिर गई। वो बैग छोड़कर रिंग उठाने के लिए गई, लेकिन उसे ध्यान नहीं था कि बराबर से एक ट्रक आ रहा है। तेज चलता हुआ ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया और लड़की की वहीं मौत हो गई। आज भी रात में वो ट्रॉली बैग लोगों को रोड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। आप वही बैग उठा लाई हैं। तभी आकांक्षा के पास कैब वाले का फोन आया। कैब वाले ने आकांक्षा से कहा कि जब वो जयपुर लौट कर आए तो एयरपोर्ट से अपना बैग वापस ले जाए। रिसेप्शनिस्ट स्टाफ होटल के उस रूम में गया जिसमें आकांक्षा रुकी हुई थी। रूम से बैग गायब हो चुका था। उस आदमी को जिसे चुड़ैल ने उठाकर फेंक दिया था, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जयपुर वापस लौटने पर आकांक्षा को अपना बैग वापस मिल गया। आकांक्षा ने सोच लिया कि अब वो अपना बैग कैब में कभी नहीं भूलेगी।
रूबी और विशाल ने पीसफुल अपार्टमेंट नाम की सोसाइटी में नया फ्लैट किराए पर लिया था। संडे वाला दिन था और दोनों फ्लैट में सामान सेट करने में लगे हुए थे। टीवी यहाँ बेड के सामने लगा देते हैं। हर सैटरडे को कोई मूवी देखने के बाद ही सोया करेंगे। नहीं, टीवी देखने के बाद नींद आती है। टीवी को उधर सोफे के सामने लगाएंगे। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। रूबी दरवाजा खोलने बाहर गई तो उसने देखा कि एक औरत कपड़ों की गठरी लिए खड़ी है। मेम साहब, मैं रेखा लॉन्ड्री वाली, आपको अगर कपड़े धुलवाने हो तो मुझे दे दीजिए। हाँ, धुलवाने हैं, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। तुम हर संडे यहाँ से कपड़े ले जाया करना। तुम्हारी लॉन्ड्री कहाँ पर है? रोड पार करके बाईं तरफ जो पतली सी गली है, हमारी लॉन्ड्री उसी गली में है। रूबी ने लॉन्ड्री वाली को कपड़े दे दिए और वो कपड़े लेकर चली गई। उस रात विशाल सो तो गया, लेकिन रूबी देर रात तक मसाले और अचार के डिब्बे धोती रही। 12 बजे के करीब किसी ने डोरबेल बजाई। इस टाइम पर कौन आ सकता है? रूबी ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक गठरी पड़ी हुई थी। रूबी ने देखा फर्श पर खून से सने पैरों के निशान है जो सीढ़ियों तक जा रहे हैं। ये गठरी तो उस लॉन्ड्री वाली की लग रही है। गठरी अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गठरी से कुछ बाहर निकलना चाह रहा हो। रूबी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अपने हस्बैंड को आवाज दी, विशाल, विशाल जल्दी यहाँ आओ। विशाल घबरा कर उठा और रूबी के पास गया। क्या हुआ? किसी ने हमारी डोरबेल बजाई, लेकिन बाहर कोई नहीं है और बाहर एक गठरी रखी हुई है जिसके अंदर कुछ है। घबराओ नहीं, तुम पीछे हटो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। विशाल ने दरवाजा खोला। गठरी अभी भी वहीं रखी थी। विशाल ने गठरी की गांठ खोली तो उसके होश उड़ गए। गठरी में ढेर सारे कटे हुए सिर रखे थे। विशाल ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे पर एक भारी टेबल लगा दी ताकि अगर कोई बाहर से धक्का देकर दरवाजा खोलना चाहे तो दरवाजा ना खुले। दिन निकलने से पहले हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? 2 दिन नहीं हुए हमें यहाँ आए। तुम उस प्रॉपर्टी डीलर को फोन करो जिसने हमें ये फ्लैट दिलाया था। विशाल ने डीलर को फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। आखिरकार विशाल और रूबी ने पूरी रात डर कर बैठे बैठे काटी। सुबह के समय जब दोनों बैठे बैठे झपकियां ले रहे थे, तभी किसी ने डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज से दोनों की आंख खुल गई। विशाल ने दरवाजे पर लगी टेबल हटाई और दरवाजा खोला। बाहर लॉन्ड्री वाली रेखा खड़ी थी। साहब, आपके कपड़े 150 रुपये दे दीजिए। गठरी देखकर विशाल को रात वाली गठरी की याद आई। विशाल ने गठरी खोलकर देखा, उसमें कपड़े रखे हुए थे। रूबी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने लॉन्ड्री वाली को कल शाम ही कपड़े दिए थे और आज सुबह वो कपड़े धोकर प्रेस करके ले भी आई। तुम इतनी जल्दी कपड़े कैसे ले आई? हमारी लॉन्ड्री फास्ट सर्विस के लिए ही जानी जाती है। उस दिन विशाल तो ऑफिस चला गया क्योंकि वो पहले ही 3 दिन से छुट्टी पर था। रूबी पिछली रात की घटना के बारे में बताने के लिए अपने नीचे वाले फ्लैट पर गई, लेकिन उसमें ताला पड़ा हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर पर जाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी डीलर का फोन आ गया। रूबी ने प्रॉपर्टी डीलर को रात में हुई घटना के बारे में बताया। डीलर ने उस घटना को रूबी और विशाल के मन का वहम बताया। मैडम, आपसे पहले उस फ्लैट में बहुत लोग रहकर जा चुके हैं। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप बता रही हैं। आप अपने मन का वहम निकाल दें। फ्लैट के आसपास कोई भूत प्रेत नहीं है। मैं आपके लिए रात को भी अपना फोन खुला रखूंगा। कुछ भी हो तो आप मुझे तुरंत फोन करिए। कुछ दिन तक कोई घटना नहीं हुई। एक दिन रूबी जब बाजार से लौट रही थी तो उसे लॉन्ड्री वाली की याद आई। लॉन्ड्री वाली कई दिनों से फ्लैट पर नहीं आई है। उसने अपनी दुकान इसी गली में बताई थी। रूबी गली में आगे गई तो उसे कोई लॉन्ड्री नहीं दिखी। एक जूस की दुकान थी। रूबी ने जूस वाले से पूछा, भैया, यहाँ आसपास कोई लॉन्ड्री है जिसे रेखा नाम की औरत चलाती है? है तो नहीं मैडम, लेकिन थी। करीब 8 साल पहले मैं जिस दुकान में जूस बेच रहा हूँ, इसी दुकान में रेखा और उसका पति लॉन्ड्री चलाते थे। रेखा घर घर जाकर कपड़े लेकर आती और धोती। उसका पति कपड़ों पर प्रेस किया करता। यहाँ से कुछ दूर पीसफुल अपार्टमेंट नाम से एक बिल्डिंग है।
उस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर प्रदीप शर्मा नाम का एक आदमी रहता था। पढ़ा लिखा था लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं था। पत्नी जब मायके चली जाती तो अपने पियक्कड़ दोस्तों को बुला लेता। एक दिन जब प्रदीप अपने दोस्तों के साथ खा पी रहा था तो रेखा कपड़े देने पहुंच गई। प्रदीप और उसके दोस्तों ने गलत उद्देश्य से रेखा को फ्लैट के अंदर खींच लिया। रेखा बेचारी अकेली फंस गई। चारों तरफ से उन लोगों ने उसे घेर लिया था। सारे आदमी शराब के नशे में धुत थे। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए रेखा बालकनी से नीचे कूद पड़ी। उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगी, लेकिन गिरते ही बेचारी मर गई। उसकी आत्मा आज भी पीसफुल अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर भटकती रहती है। कहीं आप वहीं तो नहीं रहती? हाँ, मैं वहीं रहती हूँ, लेकिन जिस प्रॉपर्टी डीलर ने हमें फ्लैट दिलवाया है वो कह रहा था कि वहाँ भूत जैसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर वहाँ आने वाले हर किराएदार से झूठ बोलता है, क्योंकि वो फ्लैट वहाँ हो रही अजीब घटनाओं के कारण किराए पर नहीं चढ़ पाता। रूबी और उसके पति ने अगले ही महीने पीसफुल अपार्टमेंट का सेकंड फ्लोर खाली कर दिया। आज भी जब फ्लैट में कोई रहने आता है तो रेखा लॉन्ड्री वाली की आत्मा डोरबेल बजाकर कपड़े मांगती है।